नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक खास एपिसोड जहां आज हम आपको इंस्पायर भी करेंगे, आपको ऐसी जानकारियां देंगे जिसके जरिए अगर आप अपना कोई स्टार्टअप ओपन करने का या स्टार्टअप की दुनिया के बारे में जानकारी लेने के आपके विचार हैं, आपका ख्याल है, तो ये शो शुरू से आखिर तक देखिएगा और इस शो में हर बारीक जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। ऐसे ही एक एपिसोड में आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। और आज जिन स्टार्टअप्स की हम बात करने वाले हैं उनमें एक स्टार्टअप बड़ा यूनिक स्टार्टअप है। ये प्लास्टिक फोम वर्क्स, जो कि कंस्ट्रक्शन में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ तालमेल करके बनाया जाता है, उस पर है। और दूसरा जो हमारा स्टार्टअप है वो आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले शामिल करते हैं दोनों ही खास मेहमान को। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विकास कुमार अत्तल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नोवा फोम वर्क्स के। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं सौम्य सरकार, को फाउंडर वेल्थ रीडिफाइन के। सौम्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस बातचीत का, यानी शो के का जो पहला हिस्सा है वो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे विकास जी के साथ। विकास जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या है आपका ये कारोबार, ये बड़ा यूनिक सा स्टार्टअप है, क्या करते हैं आप लोग? सर बेसिकली हम जो करते हैं वो है प्लास्टिक फोमवर्क बनाते हैं हम। फोमवर्क इज बेसिकली मोल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की सेटिंग के लिए जो है आप जनरली देखा होगा कि लोग जो है प्लाईवुड या स्टील यूज करते हैं, उसकी जगह हमने मॉड्यूलर प्लास्टिक फोमवर्क बनाया है जो लॉकिंग सिस्टम के साथ एक है। तो बेसिकली प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं, उसके लिए लॉकिंग सिस्टम है जहाँ आप कंक्रीट डालेंगे वो सेट हो जाता है, फिर उसके बाद निकाल के उसको रीयूज कर सकते हैं। It is a lightweight system and it's a basically you can say system framework which is there in the market. तो ये हमने स्टार्ट किया था in the year we started in 2012, but that time the market was we were it was way too new for the system. तो कर करा के in the last 3 4 5 years it has gained a lot of you can say wide applicability in the market. बहुत खूब विकास। किसी भी बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो एक आइडिया से होती है, तो ये आइडिया क्यों और किस मोड़ पे आया? सर हम बेसिकली प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में थे शुरू से, यानी फ्रॉम द लास्ट 45 इयर्स। इन द लास्ट 45 सालों से हम जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ही हैं। और जब हम बेसिकली घर से फैक्ट्री की तरफ यानी गाड़ी में चलते थे तो उस टाइम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बूम चालू हुआ 2005-6 के आसपास। तो हम देखते थे कि जिस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी खराब थी, और लोग जो है प्लाईवुड और स्टील में जो है काम कर रहे थे, और उसमें जो है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी गंदी दिखती थी। तो हमको ये लगता था भाई हम क्यों ना इनको एक कोई रिप्लेसमेंट दिया जाए जिससे जो है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी अच्छी आए और लाइफ भी बढ़े और कॉस्ट भी कम पड़े। तो वहाँ से शुरू हुई थी हमारी एक्चुअली बेसिकली खोज, और फिर उसके बाद हमने प्लास्टिक प्लाई इंट्रोड्यूस किया। फिर उसमें जो दिक्कतें थी वो समझ लीजिए इट वाज़ अच्छा प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 3-4 बार यूज़ करने के बाद वो जो है अपना शेप खो जाता था। तो फिर हमने ये पूरा एक मोल्ड डेवलप किया ताकि एंगुलर मोल्ड रहेगा तो कहीं भी डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, और एक लॉकिंग सिस्टम भी जो एक ज़रूरत है क्योंकि वरना लीकेजेस बहुत होती है नॉर्मल सिस्टम में। तो उसकी वजह से भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आती और बिल्डिंग की क्वालिटी भी ये कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो फिर हमने ये पूरा सिस्टम डेवलप करके फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, और इनफैक्ट सबसे पहला ट्रायल भी हमने एल-एन-टी के साथ ही किया था मारुति की फैक्ट्री में, और वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई इनटू कंस्ट्रक्शन। फिर एल-एन-टी, बीजी शिर्के, बीएल कश्यप, टाटा प्रोजेक्ट्स, फिर आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब लोगों से फिर हमने काम करना चालू किया।
बिल्कुल, तो जैसा मैंने कहा कि एक आइडिया होता है और आइडिया कब और किस मोड़ पे आता है, उसके बाद किस तरह से आपकी यात्रा शुरू होती है, उसके बारे में विकास ने आपके सामने बात रखी। विकास ज़रा आप हमें भी बताइए कि शुरुआती दौर में चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ भी आई होंगी, तो ये चैलेंजेस किस तरह के थे? तो चुनौतियाँ बहुत बहुत रही हमारे इसके साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंडिया में जो है समझ लीजिए जहाँ पे ऑलरेडी प्लाईवुड या स्टील चल रहा था, वहाँ पे हम प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। और आधे से ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता है। और पहली बात तो ये था कि लोगों को यही डाउट था कि प्लास्टिक क्या स्टील से स्ट्रॉन्ग रहेगा? यानी इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे कंक्रीट का प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ जिस टाइप के कंस्ट्रक्शन में हेवी कंक्रीट का पोरिंग था या ये था, तो उनको पहले तो कन्विंस करने में कि आप ये स्टील से भी बेटर है, उससे स्टडी भी है, और इनफैक्ट फिनिश भी उससे बेटर आएगी। तो वो सब उनको कन्विंस करने में बड़ा टाइम लगा। इनिशियली सबसे पहला क्वेश्चन जब हम किसी को भी समझ लीजिए पिच करने जाते, तो वो सबसे पहले कॉस्ट को पूछते रादर देन एनीथिंग एल्स। वो प्रोडक्ट को समझना भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये फ़र्क हमने देखा नॉर्थ में ये ज़्यादा था। साउथ में कंपैरेटिवली पीपल पीपल वर मोर साउथ एंड वेस्ट, यानी आप साउथ और वेस्ट में जो है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बेटर समझते थे इस चीज़ को। पहले वो प्रोडक्ट को समझते, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी को समझते, और फिर लास्ट में प्राइस आता था। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में जो है वो सबसे पहले वो प्राइस के ऊपर ही मेन उनका फ़ोकस रहता था, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, एक-एक, 2-2 जो बड़ी कंपनियों ने फिर हमको सराहा और उन्होंने यूज़ किया और उनको बहुत अच्छा लगा, और आज तक भी पहले दिन से लेके अभी तक उनके सारे प्रोजेक्ट्स में हम दे रहे हैं मटेरियल, और वो बहुत खुश हैं उस प्रोडक्ट से। लेकिन यही पूरे साइकिल में हमने देखा है कि जहाँ-जहाँ कंस्ट्रेंट्स आए, यानी बेसिकली जहाँ-जहाँ दिक्कतें बढ़ी कंस्ट्रक्शन में, वहाँ-वहाँ हमारे प्रोडक्ट की और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। तो बेसिकली जैसे पहले जब समझ लीजिए 2012-13 में ड्रॉप आया इसका कंस्ट्रक्शन में, वापस 14-15 में फिर जब उछाल आया तब थोड़ी-सी बढ़ी, क्योंकि लोगों को चाहिए था कि थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट उनके क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे, सेल में ईज़ी होगा। फिर उसके बाद डिमोनेटाइज़ेशन हुई, तो तब थोड़ा-सा तब वापस ड्रॉप आया। तब फिर जब वापस उस ड्रॉप से उभरे कंस्ट्रक्शन के लोग, तो फिर हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा ये मिला, क्या बोलते हैं, और लोगों ने सराहा, और उनकी उसकी रिक्वायरमेंट उनको समझ में आई। और अब जैसे आप कोविड के बाद अगर हम देखें, तो अब तो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है अब हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। पहले सिर्फ बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जैसे एल-एन-टी हो गया, आहलूवालिया है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, अ, बीजी शिर्के, और इस टाइप के जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे, पहले वो सिर्फ वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन हर ड्रॉप इंडस्ट्री में जैसे-जैसे ड्रॉप आते गए, उस तरीके से समझ लीजिए आप उनको जो है हमारा प्रोडक्ट बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगने लग गया। उनको क्वालिटी उनकी कंस्ट्रक्शन की बेटर हो गई, उनकी कॉस्ट कम हो गई, और मेन लेबर भी कम लगने लग गई। तो बिकॉज़ ऑफ इन सब चीज़ों की वजह से उनको वो एडवांटेज मिला। बिल्कुल, तो कोई भी आप कारोबार या कोई शुरुआत करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। विकास, अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे होंगे, ऐसे कई लोग देख रहे होंगे जो इस तरह के स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन आप देंगे? सबसे पहले तो मेन एक चीज़ का ख़्याल रखें कि एटलीस्ट अपने आइडिया को जो है ये ना सोचें कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, इन टर्म्स ऑफ कि काफ़ी लोग जो है एक बार आइडिया आता है वो सोचते हैं, और फिर थोड़े चैलेंजेस को देख के वो लगता है उनको कि शायद हमारा ये आइडिया काम ना करे। क्योंकि ये भी आइडिया जब हमारे दिमाग में आया और जब हमने किया, तो हम शुरुआत में तो हमको भी बड़ा ये लगा कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट फिर हमने हिम्मत और जुटाई और इमीडिएटली लग गए। इनफैक्ट जो पहले मैं आपको जो जैसे बताया मैंने आपको, प्लाईवुड की जो हमने रिप्लेसमेंट लेके आए, पहले उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, उसकी मशीनरी बाहर से लेके आए और उसको स्टार्ट किया। लेकिन वो फिर जब उतना हमारे सोचने के हिसाब से जब नहीं निकला, तो हमने उस प्रोजेक्ट को शेल्फ करके
वापस से पूरा नई डेवलपमेंट की और उसके पीछे लगे रहे, तो उस चीज़ में 2-3 साल हमारे ज़रूर खराब हुए। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकल के आया बेटर है। और आप अपने आइडिया को जब आप आइडिएट करके आप उसको प्रोडक्ट में लेके आते हैं, तो उसके कंटीन्यूअस डेवलपमेंट के लिए ज़रूर तैयार रहें। आर-एन-डी का काम आपका इट इज़ नॉट एक टाइम का काम नहीं है, रेगुलर प्रोसेस है। आप जैसे आप लेके आते हैं तो रोज़ इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको हर बार जो है कुछ और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उसको और बेटर करना है और अपने प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट या सर्विस को आप उसको आगे लेके जाने के लिए वो है। उसमें एक रेगुलर काम करना ही पड़ेगा। और डेफ़िनेटली आज का टाइम कोलैबोरेशन का है। आप कोलैबोरेशंस के साथ भी कॉम्पिटिशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन का टाइम है। तो आई थिंक आप अपने कोलैबोरेशन से सेल्स बढ़ा सकते हैं और लोगों से आप कोलैबोरेट करके अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो या कुछ हो तो वो आप उस तरीके से भी लोगों से कोलैबोरेट करके भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। विकास, आपने गवर्नमेंट सपोर्ट की भी शुरुआत में बात की, तो बताइए किस तरह का स्टार्टअप को सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, क्या तस्वीर बदली है? सर कंपैरेटिवली आज एटलीस्ट समझ लीजिए मोदी जी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट देने में और करने में। लेकिन डेफ़िनेटली जितना समझ लीजिए दिखता है उतना क्लियरली बैंक्स उतना सपोर्ट नहीं कर पाते एट द एंड ऑफ द डे। उसके लिए भी वो रनिंग बिज़नेस को ज़्यादा बेटर सपोर्ट करते हैं। ले ओवरऑल डेफिनिटली बेटर देन बिफोर। एंड स्टार्टअप्स के लिए तो ये देख लीजिए कि इंडिया में एटलीस्ट जो इकोसिस्टम अब जो डेवलप हुआ है, ऐसा आप समझ लीजिए 7-8 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा इकोसिस्टम था ही नहीं। और आज के टाइम में कंपैरेटिवली फिर भी बहुत आसान है। समझ लीजिए अपना बात पुट अप करना, एटलीस्ट लोग भी इंटरेस्टेड हैं आपके आइडिया सुन के इन्वेस्ट करने में। वीसीज़ हैं कि लॉट ऑफ फंड्स जो बाकी दूसरे भी बहुत फंड्स हैं जो आपको जो है ईज़िली फंड्स अरेंज करने में और आपके आइडिया अगर ठीक लगे तो उसमें इन्वेस्ट करने में काफ़ी लोग आगे हैं। आई थिंक ओवरऑल अच्छा सिस्टम है। एंड डेफिनिटली आगे जाते-जाते इनमें जो दिक्कतें आएँगी तो गवर्नमेंट डेफिनिटली आई थिंक उनको ये करना चाहिए कि भई जहाँ पे भी किसी स्टार्टअप को दिक्कत आ रही है उस कंस्ट्रेंट को इवैल्यूएट करने का कोई सिस्टम बनाएँ कि कहाँ पे और दिक्कत आ रही है और किस तरीके से उसको बेटर उसका अप्रोच किस तरीके से और बेटर करके और ईज़ी कर सकें ताकि और नए-नए और जो यंगस्टर्स हैं वो अपना आइडिया लेके आएँ सामने दुनिया के। बिल्कुल, तो विकास ने अपने स्टार्टअप के बारे में और चुनौतियों, संभावनाओं और आप सभी को इंस्पायर करने का भी काम किया और बताया कि आखिर क्या वो सबसे अहम चीज़ है, जिसके ज़रिए आप किसी भी कारोबार में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, विकास के बाद अब रुख करते हैं अपने दूसरे ख़ास मेहमान का। सौम्या सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। सौम्या, आप भी ज़रा सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि किस तरह की सर्विस और प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं? क्या बेसिकली आपके स्टार्टअप का मकसद है? 2012-13 में मैंने ये स्टार्टअप करने का सोचा था। इसका सोचने का पहले मैं एक बैंकर हुआ करता था। मैं एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एज़ ए बैंकर काम किया है। और उसके बाद हमने देखा कि जब कोई इन्वेस्टर बैंक पे जाता है, तो बैंक मोस्टली पहले इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को मिला के एक कॉम्बिनेशन बना के दे गिव इट टू द क्लाइंट्स। बट मेरे को लगा ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों अलग-अलग प्रोडक्ट हैं। इसको एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड विथ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। मतलब मैंने म्यूचुअल फंड की क्लाइंट को देना स्टार्ट किया। एंड दिस म्यूचुअल फंड्स वर मोस्टली ऑफ द बिग कंपनी जैसे बिरला, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन लोगों का जो म्यूचुअल फंड्स है वो मैंने क्लाइंट को एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ देने का सोचा और उसके थ्रू मेरा इनिशियल स्टार्ट हुआ। करते करते जब मैंने देना स्टार्ट किया और क्लाइंट को एक्चुअली उसको समझ आया, क्योंकि 2012-13 के टाइम पे ना मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स
वर नॉट फैमिलियर विथ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्या इस पे कितना सेफ्टी रहता है, क्या हम जब रिडीम करेंगे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब के बारे में उनको उतना जानकारी नहीं होता था। बिल्कुल। और अब चूंकि हम शो के शुरू में ही हमने कहा कि हम लोगों को इंस्पायर और उन्हें एक नई राह दिखाने का भी काम करेंगे, तो आप ज़रा बताइए कि जो युवा आपको सुन रहे हैं, यंग लोग जो आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, पहले मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें का तैयारी बहुत होना चाहिए अच्छे से। एक डिसिप्लिन, ओके? आपने जब कोई भी चीज़ को करते हो, आपको उसको डिसिप्लिन वे में करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज मैंने किया, कल मैंने नहीं किया। जब आपने कोई स्टार्टअप या नया चीज़ करते हो, आपको फेलियर की सामना होता है। बट फेलियर से आपको उस चीज़ को सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। जैसे मेरे इस चीज़ में क्या हुआ, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ तो मैंने हमेशा एक चीज़ का ध्यान दिया है कि जो मैं कर रहा हूँ, वो क्लाइंट का बेनिफिट के लिए होना चाहिए। मेरा बेनिफिट बाद में भी आ सकता है, बट क्लाइंट का बेनिफिट पहले होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट का बेनिफिट होगा तो तभी वो एज़ ए गुडविल और एज़ ए मेरे पास भी बेनिफिट आएगा। इन मॉनेटरी टर्म्स भी आएगा, इन अदर टर्म्स में भी आएगा। लेकिन क्लाइंट का अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसे चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए जहाँ पर क्लाइंट को ये नहीं लगा कि उनके साथ उन्होंने आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस लेके उनको चीट हुआ है। Rather, they should feel that they actually got a great service or a great product from you. मेरे हिसाब से आज के दिन में हर एंटरप्रेन्योर को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज दैट compliance. Compliance in the sense is that they should work ethically towards it. Should not be that money minded at the starting and फिर बाद में जाके आपने खराब प्रोडक्ट दिया तो उस खराब प्रोडक्ट से अल्टीमेटली 1-2 साल तो आपने ग्रोथ कर लिया, बट उसके बाद आपने ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाए। तीसरा चीज है मनी मैनेजमेंट, व्हिच इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। हमने बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज में देखे हैं, बिकॉज ऑफ द पुअर मनी मैनेजमेंट दे कुड नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग। फाउंडर आपने जो स्टार्टअप्स में आज के दिन में जो इकोसिस्टम में आ रहा है, लॉट ऑफ फंडिंग्स आर कमिंग। ये फंडिंग मोटा मोटा आपको 4-5% टॉप स्टार्टअप्स को ही मिलता है, बट बाकी जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उस पर मनी मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। सपोज if you're bootstrapping something, then obviously you should understand what is the revenue, what is the profit I am making and what is the expenses. ऐसे ना हो कि एक्सपेंसेस इतना बढ़ जाए जो आपने उसका आपका कैपेसिटी से बियॉन्ड वो चला जाए। जब वो बियॉन्ड चला जाता है तब जाके आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और वो स्टार्टअप में आपका फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे फाइनली क्लोज इट डाउन। मेरे हिसाब से जब मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहेगा तो दैट स्टार्टअप कैन डेफिनेटली डू वेल इन द लॉन्गर रन। स्वामी, अब बहुत सारी बातें हो गई, जरा भारत में स्टार्टअप के इकोसिस्टम को हम समझना चाहेंगे। किस तरह का ये सिस्टम है, किस तरह से ग्रो हो रहा है, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो इंडिया में है ना, वो अभी इवॉल्विंग हो रहा है। हमने 2014 के बाद से काफी इवॉल्विंग स्टार्टअप्स देखे हैं। ये प्रोबेबली इसका मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ये है प्री 1992, then 1992 to 2014 and 2014 and beyond. Pre 1992 क्या था? It was more of a socialist kind of economy, जहां पर हर चीज गवर्नमेंट के पास होता था, गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट कर। 1992 के बाद जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जब ओपन किया तो लॉट ऑफ न्यू प्राइवेट कंपनीज हैड कम इन। पीपल अंडरस्टूड द प्राइवेट वर्क कल्चर। उससे पहले क्या था? वी ऑलवेज बीन इन अ गवर्नमेंट वर्क कल्चर, बट now after 1992 a lot of IT companies had come and all those things have come. Obviously उसके बाद क्या हुआ? आपका प्राइवेट इकोसिस्टम जो है, जैसे उसका कल्चर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ये सब धीरे धीरे आदमी को पता लगा। 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आए तो नरेंद्र मोदी जी ने काफी प्रमोट किया स्टार्टअप्स के लिए, दैट स्टार्टअप शुड डू वेल एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद आप देखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स वो आ चुके हैं। दूसरा चीज है 1992 के बाद और 2014 के बाद लॉट ऑफ फॉरेन कैपिटल्स हैव कम
इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, जिसमें वो स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। आज के दिन में मेरे हिसाब से कोई भी स्टार्टअप करते हैं, एक तो स्टार्टअप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इनोवेशन। वो कैसे जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप से बात किया था, जो कि जो दिल्ली के आसपास हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलते हैं, उनको वो कह रहे हैं कि हम उसको कैसे ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट जो फार्मर्स है उनका भी बेनिफिट होगा, जो गवर्नमेंट है उनका भी बेनिफिट होगा, और एनवायरमेंट का भी बेनिफिट होगा। सो दीज काइंड ऑफ न्यू इनोवेशन शुड हेल्प अस। जैसे आपने ओला, उबेर या जोमेटो इस टाइप की देखी, ये एक नया इनोवेशन लेके आया। If Indians ecosystem with good innovations can come, I don't think that funding can be any problem, because आज के दिन में फंडिंग का अवेलेबिलिटी है। आपका एथिकली कस्टमर सेंट्रिक वे में आप काम करते हो, आपका अल्टीमेटली कस्टमर की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर पाते हो और उसको बेटर कर पाते हो, तो डेफिनेटली फंडिंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने क्विक मनी मत सोचो, आपने सोचो कि इसको मेरे को सस्टेनेबल बनाना है। Once you make it sustainable, money will automatically follow, your growth will automatically. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौम्य आपका, इसके साथ ही विकास आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम इंसाइट्स देने के लिए। आज भारत में स्टार्टअप का जो बूम है वो अलग ही स्तर पे है, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ कारोबार नहीं है। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहे हैं तो क्लाइंट या जो आपका कंज्यूमर है उसके हित का ध्यान सबसे पहले रखिए, तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। फंडिंग और बाकी सहूलियतें आजकल आसान हो गई हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक क्लैरिटी हो आपके अपने आइडिया को। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक अनूठा आइडिया लेकर जाते हैं तो बहुत से लोगों को आपको कई बार समझाना पड़ता है, तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो। यही तरीका है, लोगों को अपनी बात समझाइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाइए और फिर धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा आज की पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।